सभी बच्चों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल देख करके ही समझ चुके होंगे कि आज हम लोग धातु और अधातु वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी सबसे पहली बार इस चैनल को विज़िट किए हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल पर जो है आपके क्लास 10th का जो साइंस का जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का और अम्ल क्षारक और लवण का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अपलोड है। तो आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो पर विजिट करिए। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से जब आप हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आप वीडियोस पर भी आकर के उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा। कुछ इस तरह से जब आप आओगे प्लेलिस्ट में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ये प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप सभी लोग यहाँ पर जो है विज़िट करके आप आसानी से जो है हर एक चैप्टर के आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 44 मिनट का वीडियो है, और नीचे उसी प्रकार का एक चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, जो लगभग 1 घंटे का क्लास है। आप इसको पूरे देख सकते हो, इसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स को बताया गया है, ठीक है। तो आप सभी या सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है आज का। तो सभी बच्चे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये एक ही वीडियो होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको इस एक वीडियो के अलावा और किसी का भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस बात का गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। सारे कंसेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, जितना भी थ्योरी होगा सारा का सारा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के थ्रू कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि धातु धातु के जो भौतिक गुण हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। धातु ऑक्साइडों के प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। धातु और अधातु कैसे भी क्रिया करते हैं, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। धातुओं की प्राप्ति यानी कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। संक्षारण, कोरोजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स ऐसे होंगे जो शायद आपने एनसीईआरटी में मिस कर गए होंगे पढ़ते समय, या आप लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो वैसे वैसे टॉपिक्स को भी हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में आपको 20 ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करने हैं मेरे साथ इसी वीडियो में, और आपको उसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बताना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं धातु के बारे में, और इनके मुख्य गुण क्या क्या होते हैं पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि क्या होता है कि धातु वे तत्व हैं जिनमें एक धात्विक चमक है। वे ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं वे, और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। आप लोगों ने धातु का एग्जाम्पल यानी कि मेटल्स का जो बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जैसे कि आयरन Fe होता है, ठीक है। सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, ठीक है। सोडियम का नाम सुना होगा, Na। तो ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। इसलिए इनका आयन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। जैसे मैंने सोडियम के बारे में लिखा तो इसका Na+ आयन होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो त्याग देता है। इसलिए इसमें कौन सा आयन होता है, Na+ आयन होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। चलिए इंग्लिश में भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि मेटल्स आर एलिमेंट दैट प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स मेटेलिक लस्टर एंड
are good conductor of heat and electricity and tends to lodge electrons during chemical reaction to form positive ions। तो ध्यान रखना वही चीज़ इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए इसके बारे में मुख्य मुख्य जो इनके जो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुण हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि पहला पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें एक विशेष धात्विक चमक होती है। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटेलिक साइन, यानी कि इसका एक अपना क्या होता है, चमक होता है। ये सामान्यतः कठोर होते हैं, जैसे कि सिवाय सोडियम। सोडियम क्या होता है, काफ़ी मुलायम धातु है, इसे हम लोग चाकू से आसानी से इसको हम लोग काट सकते हैं। पोटेशियम, लिथियम, ये सभी जो है काफ़ी मुलायम धातु होता है। इन्हें आप लोग देखो यहाँ पर जो मेन बात लिखा हुआ है मैं आपको उसको समझाते हुए भी जा रहा हूँ, उसके पीछे का जो रीज़न है उसको भी मैं बताते चलूँगा। तो ध्यान से आपको सुनना है, हर चीज़ देखो मैं लिख करके नहीं बता सकता हूँ, वरना इसका जो PDF है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, सुनना है चीज़ों को ध्यान से। देखो इसमें जैसे कि बताया गया सोडियम, पोटेशियम और ये सब क्या है, लिथियम है। ये सभी जो होता है काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु अगर इसको हवा में, अगर वायु में अगर इसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इसको जो सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम जैसे धातुओं को क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन तेल में इसको हम लोग क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। ठीक है, इसको बात आप लोग ध्यान में रखना है, केरोसिन तेल में हम लोग इसको डुबो कर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगले कंसेप्ट पर हम लोग आते हैं कि ये आधात वर्धनीय होते हैं। आधात वर्धनीय मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि धातुओं को पीट करके हम लोग जो है पतले चादरों के रूप में इसको हम लोग बना सकते हैं। इसी गुण को क्या कहा जाता है, आधात वर्धनीयता बोलते हैं। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सबसे अधिक आधात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, तो ध्यान रखना कौन सा होता है, सोना होता है, Au। आपको पता होगा इसमें जो है आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 ग्राम सोना से, ध्यान रखना मेरे बात को, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है सोना से। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग को नोट करते हुए चलना है, हर चीज़ को लिख करके नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं, धातु के गुण के बारे में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, चलिए इसका अपवाद में, अच्छा धातु के कौन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब होता है कि ये धातु तो है पर धातु जैसा जो हम लोग जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ें कि ये कठोर होता है, इसमें चमक होता है, मजबूत होते हैं, वैसा नहीं है, लेकिन धातु है, लेकिन धातु है। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्मेट में प्रेजेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो धातु की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनको भी हम लोग जान लेंगे कि धातु ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ये ध्यान रखना। यानी कि हम लोग जो है एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में भी मैंने भी आपको पढ़ाया था कि जो मेटल होते हैं, जब कोई धातु जो होता है किसी ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो वो क्या बन जाते हैं, धातु ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या बन जाते हैं, धातु ऑक्साइड बन जाते हैं। अगर वे धातु ऑक्साइड बन जाते हैं तो धातु ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, जबकि अधातु ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ कहता है कि ये अम्लों से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि जब कोई धातु किसी अम्ल से भी क्रिया करता है तो कौन सा गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करता है। इंग्लिश में भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धातु के बारे में ये सभी कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरह से रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, चलो अगर रिवाइज हो गए होंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस यस जल्दी से टाइप करो सब बच्चा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में। चलिए देखिए, इसका सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो उसी तरह से जो उसमें धातु में जहाँ जहाँ यस हम लोग बोले थे कि हाँ इसमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कठोर होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, बस इसमें उसका उल्टा कर देना है, काम खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए अधातु वे तत्व हैं
जिनमें सामान्यतः चमक नहीं होता है। ठीक है, अभी बता रहे हैं सामान्यतः का वर्ड का मतलब यहाँ पर क्यों बताया गया है। सामान्यतः चमक इसमें नहीं होता है। वे ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ध्यान रखना, यानी कि इंसुलेटर होता है, वो कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो त्यागता है। धातु का क्या होता है, वो त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, वो त्याग करता है। जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, वे ग्रहण करते हैं। इसलिए धातु में पॉजिटिव आयन होता है क्योंकि वो लोग त्याग करता है। अगर आप किसी को पैसे दोगे तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो, लेकिन आप अगर किसी से पैसा कर्जा में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, माइनस में हो, ऋण में हो, आप कर्जा में हो। तो अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, दूसरों से वो लेता है, इसलिए वो क्या है, ऋण आयन है, यानी उसमें नेगेटिव साइन आयन लगता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन का Cl का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो माइनस आयन लगता है इसका। उम्मीद करता हूँ बातें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। वही बात यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट जनरली लैक मेटेलिक लस्टर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पुअर कंडक्टर मतलब कि उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो होते हैं वो कंडक्टर होते ही नहीं है, वो इंसुलेटर होते हैं। एंड टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। और ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनियंस इसको बोला जाता है। और जबकि हम लोग मेटल्स को क्या बोलते हैं, कैटायंस इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखना है इंग्लिश में। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो धातु का डेफिनेशन हम लोगों ने पूरा अच्छे से कर लिया। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चा देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण, तो अधातु का। ध्यान रखना है इनमें चमक नहीं पाया जाता है, सिवाय मतलब कुछ कुछ ऐसे अधातु हैं जिनमें चमक पाया जाता है, जैसे आयोडीन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सामान्यतः नरम और भंगुर होते हैं, यानी कि काफ़ी नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है, पटक दोगे टूट जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, भंगुर। नरम मतलब सॉफ्ट, मुलायम होते हैं। ठीक है, ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट एक अधातु है, ध्यान रखना, लेकिन इसमें फिर भी क्या होता है, करंट आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रेफाइट एक अधातु है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी इसमें करंट आता है। ये कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। कार्बन वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला पॉइंट कहता है ये तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं, यानी कि अधातु जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका अपवाद क्या है। हीरा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अधातु नरम होते हैं, भंगुर होते हैं, टूट जाता है ना, लेकिन हीरा क्या है, अधातु है, एक अधातु है, डायमंड जिसका बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, इस दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है कौन, हीरा। लेकिन याद रखना है ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि धातु है, ठीक है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु था जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पारा Hg। ध्यान रखना Hg इसका सिंबल होता है, Hg पारा का। उसी प्रकार से अधातु में लिक्विड फॉर्म में कौन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, Br, ध्यान ध्यान रखिएगा। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन से मिलकर ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ध्यान रखना है। अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, ध्यान रखना है। ये सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया जनरली नहीं करता है। दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चा, कुछ कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल भी प्रदर्शित करता है और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझते हैं आगे। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग, और ये अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चा ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, एम्फेटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, कि वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी कि दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। आपके सामने ऑप्शन 2-3 ऐसे करके दे दिया जाएगा और ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन डाल देगा 4 गो ऑप्शन में से, तो वही वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? उभयधर्मी ऑक्साइड का अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आपसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एम्फेटेरिक ऑक्साइड। इसको कहा जाता है कि आर मेटेलिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दे एग्जिबिट बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। बस बात खत्म हो गया। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए बच्चा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, जब किसी धातु को, मतलब कुछ कुछ ऐसे जो मेटल्स होते हैं जो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे पानी के साथ, कुछ गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हर एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सबों को कवर करते हुए चलेंगे। बस आपको पेशेंस रख के आपको देखते चलना है, नोट करते चलना है हर एक चीज़ों को। बच्चा समझो यहाँ पे, तो जल के साथ अभिक्रिया हम लोग धातु को करवाएंगे। देखो, धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा ही बनाएगा। सामान्यतः देखो, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो होता है वो पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु काफ़ी तेजी से करते हैं, ये सोडियम Na। ठीक है, इसलिए इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में इसको डुबो कर रखते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को। अगर इसे हम लोग हवा में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या करेगा, ये क्या करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि क्या होता है, काफ़ी उष्मक्षेपी होता है ना, और ये स्वतः जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया, देखो यहाँ पर पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और साथ में क्या उत्पन्न हो रहा है, हीट उत्पन्न हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जल बना और फिर क्या बना, हीट बना। तो यानी कि हीट जो है उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। तो समझ जाओ कि अगर इसको पानी से अगर रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उष्मक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अब हम लोग ऐसे धातु के बारे में जानेंगे जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। जैसे कि मैग्नीशियम, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ बहुत धीमा अभिक्रिया करता है लेकिन गर्म पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बच्चा समझ में आया होगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और तेजी से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर इसका देख सकते हो। आप यहाँ पे मैग्नीशियम जल और फिर क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ये सब रिएक्शन को हमेशा आपको बैलेंस करके लिखना है। बैलेंस करके करने तो आपको आता होगा ना, जैसे बैलेंस इक्वेशन का प्रॉपर क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है। देखो, मैग्नीशियम इधर है, रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम एक इधर है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 दूना 4 है। तो यहाँ पर भी देखोगे आप हाइड्रोजन आपको 4 मिलेगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 2, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन का भी है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2, क्योंकि ये 2 मल्टीपल है यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ मिला और यहाँ पर भी देखो आपको 2 ऑक्सीजन देखने को मिल रहा होगा। तो हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है। मैंने आपको चैप्टर 1 में ही मैंने आपको समझाया हुआ था। नेक्स्ट, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि कुछ धातुएं जो होती है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत धीमा अभिक्रिया करते हैं, लेकिन गर्म जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये इक्वेशन रहा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं यहाँ पर। कई धातुएं ऐसी भी हैं जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन भाप या के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। आप इसको यहाँ पे देखो, इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि सेवरल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम्ड एट हाई टेम्परेचर, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ। जैसे इस चीज़ को समझो, जब जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा, ये सब जो है ना भाप के साथ, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसका जो भाप जो है ना उसके साथ वो रिएक्शन करेगा, स्टीम्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो। देखो बच्चा, यहाँ पर इक्वेशन में लिखा हुआ है कि आयरन है, Fe को बोलते हैं आयरन, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी भाप के साथ। तो क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, आयरन ऑक्साइड बन रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये सब एग्जाम्पल्स को याद रखो कि भाप के साथ कौन कौन अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, कौन कौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और कौन कौन ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैंने आपको ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि तनु अम्ल के साथ जो मेटल होते हैं वे कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि धातुएं तनु अम्ल जैसे HCl और H2SO4, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो आपको क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, ये आयरन है, इसको HCl के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, देखिए FeCl2 बन जा रहा है, आयरन क्लोराइड बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, जो कि एक लवण है, और क्या है, ये वाला हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होकर बाहर निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे, अब हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में छपेगा, या तो ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आएगा, जो कि पढ़ के जाओगे फिर भी आपसे ये सवाल गलत होगा। कैसे गलत होगा, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। बच्चा ध्यान से समझना। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया क्या होता है, देखो इसको सबसे पहले क्या कहा जाता है, शाही जल कहा जाता है, रॉयल वाटर कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इसको रॉयल वाटर, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। फॉर्मूलाज को भी रटते चलो, याद करते चलो। ठीक है, क्या लिखा बच्चा, देखो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण को आयतन के आधार पर 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, यानी कि HCl अगर 3 बूंद डालोगे तो नाइट्रिक अम्ल आपको 1 बूंद डालना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। ठीक है, इस अनुपात में मिलाया जाता है। यह एक अत्यंत संक्षारक और धूम्र युक्त द्रव है, जिसे सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को भी क्या कर देता है, ये घुल जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, यानी कि इस सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी जो है घुलाने का क्षमता रखता है। ठीक है, ये इतना पावरफुल होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है, शाही जल कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है, रॉयल वाटर इसे कहा जाता है। बात समझ में आया। इसमें 2 एलिमेंट्स, 2 इसमें आपको जो है ध्यान रखना है, कंपाउंड्स को आपको ध्यान में रखना है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जो है 3:1 में मिलाया जाता है, 3:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी क्या कर सकता है, घोल सकता है, उसको विलय कर सकता है, पिघला सकता है ये। ठीक है बच्चा, देखिए वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है कि एक्वारेजिया मीनिंग रॉयल वाटर इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid HCl and concentrated nitric acid HNO3 in a volume ratio of 3:1. It is a highly corrosive and foaming liquid capable of dissolving noble metal like gold and platinum.
ठीक है, इसको ये डिसॉल्व कर देता है वहाँ पे, ये सब मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता है। हिंदी में भी देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण है जो आयतन के आधार पर 3:1 के अनुपात में होता है, जो अत्यंत संक्षारक और धूम्रयुक्त द्रव है, जिसे सोना और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुएं भी इसमें घुल जाती है। बच्चा देखो ध्यान में रखना, तुम पढ़ के जाओगे ये वाला 3:1 देखोगे, ऑप्शन में टिक मारोगे, तेरा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में सबसे पहले अगर HCl लिखा हुआ है, बाद में HNO3 लिखा हुआ है, तो आपको 3:1 टिक मारना है। अगर क्वेश्चन में HNO3 लिखा हुआ है रेशियो और फिर लिखा हुआ है HCl, तो आपको क्या करना है, 1:3 टिक मारना है। याद कैसे रखोगे, देखो ये 3 अक्षर का बना हुआ है HCl, तो यहाँ पे 3 लिखना है, बाकी में क्या लिखना है, 1 लिखना है। यही इसी का मिक्सचर कहलाता है, एक्वारेजिया कहलाता है। ध्यान रखना, शाही जल रॉयल वाटर के नाम से इसको जानते हैं। बात समझ में आया होगा बच्चा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग एनसीईआरटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चा देखो क्या होता है, धातुओं की एक ऊर्ध्वाधर सूची है जिसमें धातुओं को उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वो भी रासायनिक अभिक्रियाशीलता को देखते हुए, उसके रिएक्टिविटी को देखते हुए। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो सबसे ऊपर में रहता है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव उससे नीचे, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, ऐसे करते करते जो सबसे कम रिएक्टिव है या फिर वो रिएक्टिव है ही नहीं, वैसे एलिमेंट्स को जो है सबसे नीचे रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि सक्रियता श्रेणी बेसिकली होता क्या है, कि ये धातुओं का एक ऊर्ध्व सूची है जिसमें धातुओं को उसके रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है श्रेणी में ऊपर में रखी गई धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है और नीचे की धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। इसी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, आप अपने से इसको समझो, रटना नहीं है, समझना है, चीज़ों को समझो। क्या लिखा हुआ है, द रिएक्टिविटी सीरीज is a vertically list of metal in which the metal are arranged in descending order। देखो यहाँ लिखा है ना डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि उसको घटते क्रम में सजाया जाता है। ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन दिस सीरीज मेटल प्लेस्ड atop are the most reactive and these are at the bottom are the least reactive। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब बोलोगे कुछ नहीं समझ में आया, ये अब दिखाइए प्रूफ किया आपके पास। देखो ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में देखो, ऐसे जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन कौन सा है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। आपको मैंने बताया था ना, पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। ये ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर लेगा और इतना भयानक रिएक्शन करेगा कि पानी को गर्म कर देगा, भड़ाम से ब्लास्ट हो जाएगा। सोडियम को कभी पानी में डाल के देखो, आपने केमिकल लैब में इसका टेस्ट किया होगा, हवा में इसको अगर रख दोगे तो अपने आप जलना शुरू हो जाएगा, इतना रिएक्टिव एलिमेंट है ये पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, इनका एक क्वालिटी और भी होता है सोडियम का और पोटेशियम का, कि इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं आसानी से, इसको हम लोग नाइफ से जो है हम लोग इसको काट सकते हैं। कैल्शियम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी जिसे हम सीसा कहते हैं, हाइड्रोजन। अब बोलोगे हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ तो सिर्फ धातुओं के बारे में बात किया गया ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन तो एक गैस है, लेकिन बस इसको यहाँ पर रखा गया है सक्रियता श्रेणी में भी इसे भी रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ोगे हाइड्रोजन का जो आयन होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी आता है, इसलिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग एलिमेंट है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, क्या है, समझ में नहीं आता कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये विवादित है। ठीक है, इसको आप अपवाद में रख सकते हो। फिर देखो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, सबसे कम अभिक्रियाशील आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट का नाम पूछेगा तो आपको गोल्ड बताना है, और सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट का मान पूछेगा, सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट, तो आपको पोटेशियम, सोडियम जैसे धातुओं का नाम बताना है, और सबसे कम रिएक्टिव यानी कि रिएक्टिव है ही नहीं, ना के बराबर है, तो वो गोल्ड हो जाएगा आपके सामने। उम्मीद करता हूँ बच्चा ये आपको समझ में आया होगा कि ये सक्रियता श्रेणी क्या है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ था
कि इसे घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बिल्कुल घटते क्रम में ही व्यवस्थित किया गया है। देख लो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील और धीरे धीरे घटते घटते ये सबसे कम अभिक्रियाशीलता में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। अब हमारा टॉपिक है कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धातु और अधातु अपनी संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके अभिक्रिया करती है। नहीं समझ में आया? चलो बताते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए सोडियम ही एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये तो पता है ना कि ये धातु है। कैसे धातु है समझो। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप बोलोगे 11। बच्चा आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ा होगा। होता क्या है कि बेसिकली 2 8 8 18 18 32 के फॉर्मेट में बांटा जाता है। यानी कि पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगले कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इसके पास तो 11 ही है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा। तो इसके जो सबसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट्स को दे देगा या कैसे ऐसे नॉन मेटल को दे देगा जिसको इसकी ज़रूरत है। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या आएगा, 2 8 8, ठीक है, 8 8 16 ठीक है, कितने हो जाएंगे इसमें, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे। अब देखो 2 8 8 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा, 7। ये हो गया 8 2 10, और एक 7 कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन रख के भी क्या कर सकता है, वैसे भी इसका जो कोष है वो बहुत ज़्यादा खाली है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा कि ले ले भाई, तू जो है वो पूरा हो जा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चूँकि ये ऋण दूसरों से ये एक ऋण जो है उधार ले रहा है, इसलिए Cl माइनस में होता है और सोडियम किस में होता है, प्लस में होता है। क्योंकि ये दे रहा होता है किसी को, इसलिए प्लस में है। देने वाला हमेशा प्लस में होता है, लेने वाला हमेशा माइनस में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो वही बात बच्चों यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि धातु और अधातु अपनी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण करके अभिक्रिया करती हैं। ऐसे करके वे निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहा जाता है, जिससे आयनिक यौगिक बनते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल्स। बाय डूइंग सो they achieve an stable electronic configuration similar to that of the nearest noble gas forming ion compounds। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, मेटल कैसे इलेक्ट्रॉनों को अपना जो है त्याग करते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे इस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ग्रहण करते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना, धातुओं के बाह्यतम कोष, देखो लिखा हुआ है ना, धातुओं के अपने बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन्स ये बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये चीज़ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आयनिक बंध निर्माण क्या होता है समझो। विपरीत आवेश वाले आयन, धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही आयनिक बंध कहलाता है। यानी कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वे काफ़ी मजबूत आकर्षण बलों के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें तोड़ना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है। बच्चा, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं अगर आपको समझाऊं तो आप इसको समझो ऐसे, जैसे हमारे पास एक मेटल है सोडियम, इससे मेरे पास एक मेटल है सोडियम। आपको पता होगा सोडियम का जो कितना होता है, 11। मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है कि सोडियम 281 होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट जो इसका जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, देखो सोडियम क्या हो जाएगा 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दूसरों को देगा, तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है।
जबकि क्लोरीन का क्या होता है बताओ, 287 होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेके अपना सेल को पूरा पूरा भर लेगा, 288 बना लेगा। तो इसलिए देखो इसमें ऋणायन बना और ये क्या बना, धनायन बना। तो कुछ इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को वो त्यागता है। सोडियम का अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन का जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना था, 7। ये देखो 7 था। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ये दे देगा। तो इस प्रकार से सोडियम जो होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है। और जबकि क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। और ये देखो पूरा इसका जो सेल होता है वो पूरा का पूरा 8 का 8 ये भर जाता है। आप देखोगे यहाँ गिन के तो 8 आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। सेम केस अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे इसका भी अच्छे से देख लो कि ये कैसे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करता है। मैग्नीशियम का क्या होता है बताओ, 2 Mg12 होता है। सबसे पहले इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 होता है। मैग्नीशियम Mg12 होता है। तो देखो 2 8 12 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 8 10 2 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन को कैसे कर रहा है। देखो इसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, 2 हैं। तो देखो यहाँ पे 2+ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे देखिए 2+ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरों को देगा, ठीक है। और देखो क्लोरीन का तो आपको पता ही है, 287 होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरों से लेगा। देखो 2 8 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये काम जो है सो किस तरह से होता है समझो। मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे। देखो 2 बिंदु यहाँ पड़ा हुआ है। एक बिंदु क्लोरीन का चूंकि क्या होता है, Cl2 होता है यहाँ पर फॉर्मूला मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्लोराइड का तो MgCl2 होता है। तो 2 क्लोरीन आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी 8 ये भी 8। और इस तरह से Mg2+ हो जाएगा। और यहाँ क्लोरीन का देखो, ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस आयन हो जाएगा, वो भी 2 माइनस आयन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो एग्ज़ाम में कभी भी पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आपको इस तरह से आपको बना करके वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आयनिक यौगिक होता क्या है। आयनिक यौगिक क्या होता है कि वैसे रासायनिक यौगिक जो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने होते हैं, उन्हें आयनिक आबंध कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। दिस कंपाउंड्स आर कंटेन आयनिक बॉन्ड। और यही जो होता है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब इनके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझते चलते हैं इसको। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, भौतिक प्रकृति क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, कि ये आमतौर पर क्या होता है, ठोस होते हैं, कुछ हद तक कठोर यानी हार्ड होते हैं, नहीं तो ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रिटल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, टूट सकते हैं ये। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बच्चा, काफ़ी उच्च होता है, ठीक है। और ये इसके बीच जो होता है मजबूत, ठीक है, अंतर आयनिक आकर्षण बल से ये जुड़े होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए जो है काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आयनिक यौगिकों के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी हाई होता है। इनको तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो आप बता देना इसको लिख करके कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि ये मजबूत आकर्षण आयनिक बलों से जुड़े होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है। अगला है कि घुलनशीलता के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कहाँ कहाँ ये घुलनशील है और कहाँ कहाँ घुलनशील नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आयनिक यौगिक आमतौर पर जल में क्या है, घुलनशील है, यानी कि जल में आराम से ये सॉल्यूबल होगा। लेकिन पेट्रोल, केरोसिन जैसे कार्बनिक विलायकों में क्या है, ये अघुलनशील है, ये नहीं घुलता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। विद्युत की चालकता, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में आयनों का गति कराना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठोस अवस्था में आयन कैसे गति करेंगे। लेकिन जलीय विलयन में जो है ये विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि आयन्स इसमें क्या होते हैं, फ्रीडम होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, है ना, मूवमेंट करते हैं। वही बात यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो चलो बच्चा अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, धातुओं की प्राप्ति के बारे में
कि धातुओं को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि धातुओं का निष्कर्षण, देखो धातुओं का निष्कर्षण अयस्कों से, देखो यहाँ पे लिखा है धातुओं का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल अयस्कों यानी कि ऑरेस से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया धातु की अभिक्रियाशीलता के स्तर पर निर्भर करती है और इसके विभिन्न चरण हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हर प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। धातुओं का निष्कर्षण के चरण, तो इसको जो है मेनली जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन से श्रेणी हैं? सबसे पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। इन तीनों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में। ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील मतलब जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, ये सभी बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, है ना। तांबा भी, ये आपको ध्यान रखना है। धातुएं आमतौर पर मुक्त अवस्था में या फिर सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। विधि क्या है? इन धातुओं के अयस्कों को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको गर्म करोगे सल्फाइड अयस्क को तो आपको ये मेटल प्राप्त हो जाएगा। जैसे सिनेबार, ये पारा का अयस्क का नाम है, को गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और फिर इसे गर्म करने पर पारा धातु प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, जैसे जस्ता यानी जिंक हो गया, लोहा, सीसा, तांबा, ये सभी धातुएं। होता क्या है कि ये धातुएं आमतौर पर कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इन्हें ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है ना। इन्हें ऑक्साइड में बदलना पड़ता है और ऑक्साइड्स, क्योंकि ऑक्साइड से धातुओं को प्राप्त करना आसान हो जाता है। अब इसकी जो विधि हैं वो 2 विधि हैं, एक होता है भर्जन विधि, एक होता है निस्तापन विधि। भर्जन विधि में क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से इसको हम लोग गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। निस्तापन विधि में, ठीक है, वायु की तीव्रता में गर्म किया जाता है। जबकि भर्जन विधि में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में, मतलब ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, जबकि निस्तापन में वायु की मात्रा कम भी रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि एल्युमिनियम अयस्क बनने के बाद कार्बन, एल्युमिनियम आदि जैसे उपयुक्त उपचायक, ठीक है, का उपयोग करके धातु का अपचयन किया जाता है। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया करा के इसको हीट किया गया तो आपको क्या प्राप्त हो गया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गया। देखो बच्चा, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, जो कि काफ़ी हानिकारक गैस है। अब हम लोग बात करेंगे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, जो काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बताओ, प्लेटिनम, सोडियम, कैडमियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये धातुएं इतनी अभिक्रियाशील होती है कि ये कार्बन या अन्य उपचायकों द्वारा उपचायित नहीं होती है, तो इसको जो है विद्युत अपघटनीय का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है विद्युत अपघटनीय, अब देखो विद्युत अपघटनीय क्या होता है, इन धातुओं को गलित क्लोराइड या ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किया जाता है। धातुएं कैथोड यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पर जमा होती हैं। उदाहरण के लिए NaCl का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं इसका क्या, हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए निष्कर्षण के बाद धातुएं प्राप्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है। अशुद्धियों को हटाने के लिए धातुओं का विद्युत अपघटनीकरण किया जाता है। मतलब जो धातु प्राप्त होता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है ना। कुछ मतलब गैंग उपस्थित रहता है। गैंग मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ अशुद्धियाँ
होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। तो उसको भी पूरा अच्छे तरह से साइड हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा सब, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने ये फिगर तो अपने अपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा कि एक आदमी है जो रेल की पटरी में बैठ के काम कर रहा होता है। ये क्या कर रहा है आप लोगों को पता है? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। आप इसको अब सबसे पहले पूरा पढ़ो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो बात लिखा हुआ है वो सब चीज़ को सबसे पहले आप रीडिंग करो, एक एक करके अच्छे से रीडिंग करो, क्या लिखा हुआ है ठीक से पढ़ो। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया होगा। देखो बच्चा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं बहुत अधिक उष्मक्षेपी होती है। उष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़े हैं अभिक्रिया के टाइप के बारे में तो चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आराम से आप देखो। उष्मक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया करने के पश्चात उसमें जो है ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, काफ़ी मात्रा में हीट का भी उत्पन्न होता है, उसी को उष्मक्षेपी मात्रा अभिक्रिया बोलते हैं। बच्चा, इसमें देखो बताया गया कि काफ़ी मात्रा में उष्मक्षेपी उत्पन्न होता है। इसमें उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु में गलित अवस्था में प्राप्त होती है, मतलब धातु जो होता है वो पिघला अवस्था में प्राप्त होता है। ऐसी ही एक अभिक्रिया है कि आयरन ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो काफ़ी उष्मक्षेपी होता है। ठीक है, और इसका उपयोग यानी कि इस अभिक्रिया का उपयोग जो होता है रेलवे पटरियों और मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, कुछ यहाँ ध्यान मत रखना, आपको ध्यान बस इतना रखना है, एग्जाम में पूछेगा थर्मिट अभिक्रिया क्या है। आपको बस ध्यान रखना है कि आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह अभिक्रिया काफ़ी उष्मक्षेपी होता है और इसमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसका यूज़ जो होता है रेलवे पटरियों के दरारों को जोड़ने और मशीनों को कलपुर्जे को ठीक करने के लिए किया जाता है, दरारों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है बच्चा, आयरन ऑक्साइड का अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है उसमें, ऊष्मा, इसलिए इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन का मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पहले चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इसके बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, कोरोजन के बारे में आप क्या जानते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा, आप लोग देखे ही होंगे, कोई भी आप धातु जैसे कि लोहा का कोई वस्तु खरीद के आप लोगों ने लाया तो कुछ दिन के बाद आप लोग देखते होंगे कि उसमें जो है जंग लगना शुरू हो जाता है, उसकी सतह जो है काफ़ी भद्दा या फिर ख़राब दिखना शुरू हो जाता है ना। कारण क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं अपने आसपास वातावरण से नमी और हवा से विक्रिया करके धीरे नष्ट हो जाती हैं, है ना। कोरोजन इज द प्रोसेस वेयर मेटल ग्रेजुअली deteriorate by the reacting with their surrounding environment, moisture and air। यानी कि मॉइस्चर यानी कि नमी और हवा से वो रिएक्शन करके क्या करता है, अपनी गुणवत्ता को वो ख़राब कर लेता है। ठीक है, जैसे जंग लगना, लोहे का संक्षारण, उसके ऊपर जो है भूरे रंग का परत जमा हो जाता है। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने संक्षारण के बारे में पढ़ा। संक्षारण का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, लोहा में जंग लगना है। ठीक है, और जंग लगने पर जो है इसके ऊपर भूरा रंग का एक परत चढ़ जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षारण, उसका सतह खराब हो जाता है। अब संक्षारण के बचाव के बारे में पढ़ेंगे, तो कैसे हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं, पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, गेल्वनीकरण यानी कि जस्तीकरण करके और मिश्र धातु बना करके भी हम लोग कर सकते हैं। बच्चे, अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि ये सभी होता क्या है। समझिए, जैसे पेंटिंग करके, कोई भी धातु है उसके ऊपर किसी रंग का हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कलर का हम लोग पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे क्या कर सकता है, ये पानी के संपर्क में आने से हम लोग इसको रोक देते हैं, या हवा के संपर्क में आने से इसको हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, तो इससे ये बच जाता है। ग्रीसिंग करके तेल का कोई लेपन कर देते हैं जिससे पानी या फिर हवा उसके संपर्क में ना आ सके। गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन इसे हम लोग मेनली इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बच्चा सब समझना कि उसके ऊपर जो होता है वो जिंक धातु का परत चढ़ा दिया जाता है। जिंक यानी जस्ता, Zn,
इसका एक परत चढ़ा दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जस्तीकरण कहते हैं। या फिर हम लोग कैसे संक्षारण से इसको हम लोग बचा सकते हैं, तो इसको मिश्र धातु बना करके। अब देखो बच्चा, मिश्र धातु क्या होता है, आइए समझते हैं। मिश्र धातु क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु क्या होता है कि इसमें एक आता है अमलगम। अमलगम क्या है, तो एक प्रकार का मिश्र धातु ही है जिसका एक घटक जो होता है वो क्या है, पारा पाया जाता है। उसमें एक अनिवार्य तत्व आपको पारा रहेगा ही रहेगा, मरकरी आपको रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि वो एक क्या है, मिश्र धातु है। चलिए बच्चा, इसका एग्जाम्पल्स को हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कुछ मिश्र धातु के उदाहरण, जैसे पीतल। अब पीतल को कैसे बनाया गया है, तो तांबा में जिंक मिला करके बनाया गया है। आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो, पिताजी। मैं आपको देखो एक ट्रिक बताता हूँ इसके मिश्र धातु को याद रखने का, पिताजी। आप ऐसे याद रख लो, पिताजी। देखो, पी से क्या बन गया, पीतल। ता से क्या बन गया, तांबा। और जिंक से क्या बन गया, जस्ता। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो कि पीतल का जो मिश्र धातु का नाम है वो क्या है, तांबा और जस्ता है। बढ़ते हैं आगे। कांसा। कांसा कैसे बनाया गया है, तो तांबा में टिन मिलाकर बनाया गया है, क्या, कांसा बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो कैसे बनाया गया है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिलाकर बनाया गया है। फिर से ध्यान से सुन लो, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो कैसे बनाया गया होता है, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिलाकर के बनाया गया होता है। एग्जाम में इससे सवाल पूछेगा कि इनमें क्या नहीं मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाया गया है, मतलब स्टेनलेस स्टील में कौन सा ऐसा तत्व है जो नहीं मिला हुआ है। वहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, 3 सही होगा, जो एक अलग होगा उसी को आपको टिक मारना है। तो ध्यान रखना है कि स्टेनलेस स्टील जो बना होता है वो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिलाकर बनाया गया होता है। सोल्डर, जिसका यूज़ हम लोग फ्यूज़ तार बनाने में करते हैं, वो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। और अमलगम, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लिए कि अमलगम क्या होता है, कि पारा और एक कोई भी एक अन्य धातु रहेगा तो उससे मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से एक सवाल आप एग्ज़ाम के लिए जो है फिक्स मान के चलो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में वो छपेगा ही छपेगा। बच्चा देखो, होता क्या है कि पीतल का मिश्र धातु का नाम क्या है, तांबा और जिंक। ठीक है, कांसा का मिश्र धातु का नाम क्या है, तो तांबा और टिन है। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु का नाम क्या है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन है। अगला है सोल्डर का मिश्र धातु का नाम क्या है, तो सीसा और टिन है। और अमलगम में क्या होता है कि पारा एक अनिवार्य तत्व होता है और एक अन्य कोई भी धातु होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि सोना, तो इस फॉर्मेट से हम लोग इस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो कैसे बनता है, क्या वो रियल सोना होता है या फिर उसमें कुछ मिला करके बनाया जाता है। देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ, ये एनसीईआरटी बुक में आपकी साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर कर दिए होंगे, मुझे आपको अच्छे से पता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शुद्ध सोना जो होता है बच्चा, वो कितने कैरेट का होता है, वो होता है 24 कैरेट का। लेकिन क्या आप लोग, जितने भी लड़कियां होते हैं, क्या वो शुद्ध सोना सब पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो बिल्कुल 24 कैरेट का होता है, तथा यह काफ़ी नर्म भी होता है। नर्म होता है मतलब अगर 24 कैरेट का सोना अगर हार बनाओगे तो वो बनेगा ही नहीं, टूट जाएगा। ठीक है, अतः आभूषण बनाने के लिए यह ठीक नहीं होता है। यानी कि अगर आप 24 कैरेट का सोना से अगर आप आभूषण बनाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा को मिलाते हैं। ठीक है, भारत में अधिकतर आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोना होता है और 2 भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। तो बच्चा, जो हम लोग के भारत में जो होता है, वो जो सोना बनाया जाता है वो जनरली 22 कैरेट का होता है या फिर 18 कैरेट का होता है। यानी कि 6 यूनिट जो होता है वो कुछ किसी और धातु को मिलाया जाता है, और 18 यूनिट जो होता है वो शुद्ध सोना मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कंसेप्ट रहता है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर होता है वो यहाँ पर होता है समाप्त। और चलिए हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद इससे जो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स MCQ क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस सवाल का आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा एक धातु है जिसे हम लोग चाकू से जो है उसको
काट सकते हैं। तो चांदी है, पारा है, सोडियम है या सोना है, बताओ क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। विच सॉफ्ट मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ, बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। गली का हर एक बच्चा जानता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम Na11 होता है। ठीक है, सोडियम Na क्या होता है, 11 होता है। ये एक मुलायम धातु होता है, इतना मुलायम होता है कि इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है, अगर इसे हम लोग हवा में छोड़ देते हैं तो ये अपने आप जलना शुरू हो जाता है, आग लग सकता है इससे। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से भी क्रिया करता है, कौन, सोडियम। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बच्चा 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि एक ऐसा धातु का नाम बताना है जो लिक्विड फॉर्मेट में पाया जाता है इन अ रूम टेम्परेचर। बताइए विच मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोगों ने पढ़ा, पारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hg इसे हम लोग बोलते हैं मरकरी। ठीक है, और आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसका आंसर ब्रोमीन क्यों नहीं हुआ। तो बच्चा अगर अधातु बोलता कि एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव में होता है तो इसका आंसर ब्रोमीन होता, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया क्या, धातु। तो पारा एक धातु है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल पर आप लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मैंने आपको अभी भी बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए बच्चे अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। यहाँ पर सबसे कठोर तत्व आपसे पूछा गया है, क्या ये कार्बन है, क्या ये हीरा है, सोना है या चांदी है। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो, धातु और धातु के बारे में नहीं पूछा गया, सबसे तत्व पूछा गया। तत्व में क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, सब कुछ शामिल हो जाते हैं। तो आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि विच इज द हार्डेस्ट मेटल, सॉरी एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि एक अधातु जिसमें चमक होता है, यानी कि अधातु है लेकिन फिर भी चमक है, ए नॉन मेटल दैट हैज लस्टर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। कोयला, कोल हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, सल्फर, ब्रोमीन, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक अधातु है, तो इसका आंसर आयोडीन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है, चमक पाया जाता है। आयोडीन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में भी, ठीक है, ग्रेफाइट भी एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, जो विद्युत का सुचालक है। कौन सा एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। मैंने आपको इसका आंसर अभी भी बताया था, विच इज द नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी या फिर हीरा, बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको पता होगा इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होता है, कार्बन का एक क्या है, अपरूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। मैंने आपको बताया था ना उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। सबसे पहले सुन लो उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है। वैसे धातु ऑक्साइड होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि वैसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड। इसका मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखाया था, एक जिंक ऑक्साइड और एक लिखवाया था मैंने आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पारद का मुख्य
अयस्क क्या है? पारद। पारद किसे कहा जाता है बच्चे? तो ध्यान रखो, इसे हम लोग बोलते हैं पारा। इसका संकेत क्या होता है? Hg। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 80। ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो पारा का जो मुख्य अयस्क है वो क्या है बच्चा? ध्यान रखना, सिनेबार है। अब मेजर और ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा? सिनेबार। Hgs इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। जो सिनेबार का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है आपको, Hgs होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्वारेजिया ऑफ HCl एंड HNO3 का अनुपात होता है। बताइए, द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन एक्वारेजिया। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सवाल में देखना है क्या लिखा हुआ है। HCl पहले है और HNO3 बाद में है, तो क्या हो जाएगा? HCl यानी कि 3:1 आंसर होगा। ऑप्शन में देखो 1:3 भी है, 3:1 भी है, कौन सा होगा? बड़ा कन्फ्यूज़न है, कुछ भी टिक नहीं लगा के आना है, मैंने बताया था ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है HCl, तो क्या आएगा? 3, फिर आएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ यहाँ लिखा होता और ये चीज़ यहाँ ना, तो इसका आंसर फिर ये होता। इसी ध्यान रखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कि तांबा और टिन, यानी कि तांबा में टिन मिला करके क्या बना सकते हो आप? कांसा बना सकते हो, पीतल बना सकते हो, शोल्डर या फिर ड्यूरेमिल। क्या लिखा हुआ है बताओ? व्हाट इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिल इज कॉल्ड? ब्रॉन्ज, ब्रास एंड सोल्डर या फिर ड्यूरेलियम। बताइए क्या कहा जाएगा उसे? तो ध्यान रखना बच्चा, तांबा में टिन मिला करके क्या बनाया जाता है? तांबा में टिन मिला करके कांसा। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। पढ़ो जरा सवाल को, क्या कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन फ्राइंग पैन रस्टिंग। बताइए क्या हो जाएगा? ग्रीच लगा करके, पेंट करके, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बच्चे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 3 है, जिंक की परत चढ़ाकर। बहुत सारे बच्चे ये टिक मार रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है कि फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, इसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूँ जो आप गलत करके आओगे एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर से बता रहा हूँ, फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए जो है वो जिंक की परत चढ़ाया जाता है। सभी में टिक मत मारना पागल जैसा। चलो, अगला सवाल, पारा और एक अन्य धातु का मिश्रण को क्या कहा जाता है? देखो मैंने अभी अभी बताया था कि पारा है और एक अन्य धातु उसके साथ मिला हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अमलगम। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एक अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बताओ। तो बच्चे आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। कौन सा धातु हथेली पर पिघलने लगती है? लेड, गैलियम, पारा, ब्रोमीन। विच मेटल स्टार्ट मेल्टिंग व्हेन कीप ऑन द पाम। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे गैलियम। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलियम। सवाल है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तन्य का मतलब होता है जिसे हम लोग खींच करके लंबे पतले तार के रूप में हम लोग इसको बना सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सबसे अधिक तन्य धातु। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? सोना होता है। ठीक है,
और सोना को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम सोना से, ध्यान रखना मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 किलोमीटर, 2 मीटर नहीं बोल रहा हूँ, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे अधिक तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 ग्राम सोना से, है ना, ध्यान रखना ये भी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों के समूह को क्या कहा जाता है? इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मटेरियल्स आर कलेक्टिंग कॉल्ड, क्या कहलाता है? गैंग, अयस्क, धातुमल या फ्लक्स? तो इसका बच्चे सबसे सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर उसे हम लोग बोलते हैं क्या? गैंग कहते हैं। यानी खनिजों से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती है उसे हम लोग गैंग कहते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आर द एलिमेंट और कंपाउंड्स नेचुरली फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? तो ध्यान रखना खनिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? मतलब वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, उस पर कोई धातु जो होता है वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है कोई भी चीज़, है ना, तो वो क्या है वो बताइए। आयरन है, एल्युमिनियम है, एयू, यानी कि एयू मतलब होता है गोल्ड और ये कॉपर है। तो बच्चे ध्यान रखो, ये सबों में तो जंग लग जाता है, ये सब जो है जंग लग जाता है। एयू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि विच मेटल डज नॉट कोरोड इजीली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयू। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीतल का उदाहरण है, बच्चा देखो पीतल का उदाहरण है, मैंने आपको बताया था कि पीतल जो होता है एक प्रकार का क्या है, ये मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट है। और किस चीज़ का ये मिश्र धातु है मैंने आपको वो भी बताया था, तो याद रखना था कैसे, पीताजी यानी कि तांबा, ठीक है, तांबा, और इसमें क्या मिला होता है? जिंक मिला होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तांबा और जिंक से मिला होता है, यानी कि कॉपर प्लस Zn से मिलकर बनता है क्या? पीतल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल पर हम लोग आते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ध्यान रखना शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और उसे जो है तांबा या फिर सिल्वर जैसे एलिमेंट्स को मिला करके या तो उसे 22 कैरेट का बना दिया जाता है। 22 कैरेट मतलब 22 यूनिट उसमें शुद्ध सोना रहेगा, और जो 2 यूनिट है उसमें कुछ और मिला हुआ रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सबसे जो सही आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध सोना का अगर बात किया जाएगा तो ये 24 कैरेट का होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग जो है थोड़े से फास्ट इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सप्ताह में तो कम से कम 2 वीडियो अपलोड हो ही जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, और आगे हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 4 या फिर फिजिक्स का कोई एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइट के बारे में चलो हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में। चलिए बच्चे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।